Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 6th सेशन है ये, इसको बिल्कुल अब आप टेस्ट की तरह ले सकते हैं क्योंकि इतने टॉपिक्स हम कर चुके हैं सीडीपी के। एक एनईपी और दूसरा एनसीएफ। आरटी से सच क्वेश्चन खास आते नहीं है तो उसको अलग से करने का कोई पॉइंट बचेगा नहीं। तो एक सेशन में आपका सीडीपी के पूरे जो टॉपिक्स हैं अब खत्म हो जाएंगे। कल या परसों में वो सेशन भी ले लूंगी। तो आउट ऑफ 30 कम से कम भी आपके 25+ नंबर इस टाइम पे आने चाहिए। ये एक सेट है, ठीक ठाक सेट है। करिए क्वेश्चंस, देखिए आउट ऑफ 30 कितने आते हैं, अपने आप को असेस कीजिए सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, पोल में जवाब दीजिए। अगर आप 25 के अराउंड भी ला पा रहे हैं ऐसे पेपर में तो ठीक है, ऐसा ही आने वाला है फिर पेपर, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, लेवल वही है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आप आए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से आप क्या करेंगे, पोल में जवाब देंगे पढ़ने के बाद। आज ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें आप फंसते हैं, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। असर्शन क्या है? स्टेटमेंट है, एक कथन है। क्या है? चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। यानी बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ हैं, अंडर नरिश्ड हैं, अल्प पोषित हैं या कुपोषित हैं। कुपोषित तो खैर थोड़ा और खराब स्थिति होगी, तब तो बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिनको आप फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है या हो ही नहीं पाते बहुत सारे केसेस में। लेकिन बच्चे को जितना नरिशमेंट, जितना पोषण जिस मात्रा में मिलना चाहिए, यदि वो उसे मिला ही नहीं और वो ठीक महसूस नहीं कर रहा, अनवेल है, अस्वस्थ है, तो वो ठीक से नहीं सीख पाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। दिमाग ठीक से डेवलप होने के लिए एक प्रॉपर पोषण भी चाहिए, और दिमाग ठीक से डेवलप्ड नहीं है, शरीर ठीक से डेवलप्ड नहीं है, तो क्या होगा? सीखने में भी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के सभी प्रकार इंटर रिलेटेड है। तो ये बात तो ट्रू है, एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या दिया है ये भी पढ़ लेते हैं। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी बच्चा पोषण के कारण या अल्प पोषण के कारण यदि उसका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया तो वो सीख भी ढंग से नहीं पाएगा, उसके दिमाग पे भी उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, उसकी सोचने समझने तर्क करने हर एक क्षमता पे, क्योंकि ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा यदि ठीक से शरीर को पोषण नहीं मिला तो क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों प्रकार जुड़े हुए हैं विकास के। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्यों? क्योंकि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक तो दोनों सही है, दूसरा आर जो है वो सही से करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ए को। यानी ए की जो व्याख्या है, जो कथन की व्याख्या है, वो भी एकदम सही कही गई है आर के द्वारा। बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आर करेक्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स तो है ही नहीं। चलिए फिर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाक से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। यानी विकास का कौन सा सिद्धांत, विकास के सिद्धांत पे एक क्वेश्चन आता ही है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस एक लाइन से इलस्ट्रेट होता है या संदर्भित होता है। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक, फोन में नहीं लगना आज तुम्हें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक, द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर शी टॉक्स। यानी बच्चा जो है खड़े होना पहले सीख लेता है चलना सीखने से। भाई पहले बच्चा खड़े होना सीखेगा तभी चलना सीखेगा। ऐसा कोई बच्चा देखा है दुनिया में जो दौड़ना सीख चुका हो, खड़े होना ना आता हो या चलना ना आता हो? भाई बैठना सीखेगा खड़े होने से पहले, चलना सीखने से पहले क्या है? खड़े होना सीखेगा। तो ये सीक्वेंस है विकास का एक, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट का सीक्वेंशियल वाला प्रिंसिपल है, यानी विकास क्रमबद्ध होता है, क्रम में होता है। बैबलिंग क्या होता है? च ब म, ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड जो 6 महीने के आसपास बच्चा बोलने लगता है, वो प्रॉपर एक शब्द की अवस्था जिसको वन वर्ड स्टेज कहते हैं, 1 साल उससे पहले आती है। डेवलपमेंट जो लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उसमें हमने ये समझा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है। बात तो सही है, फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। यानी खड़े होने से पहले वो बेसिकली चलने से पहले वो खड़े होना सीखता है। ये हेड टू टो है? नहीं। ये सेंटर टू पेरिफेरी है? नहीं। तो इसका तो सेंस यहां बनता नहीं है हेड टू टो का। भाई पहले अपना सर संभालना सीखता है, गर्दन संभालना सीखता है, धड़ संभालना सीखता है ना, बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, समझ में आता है। लेकिन इसमें दूसरा भी तो दिया हुआ है। इसको तो चलो आप एक बार को मान भी लेते कि सही है, लेकिन बैबल करना ये तो हेड टू टो जाना नहीं हुआ ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो आता नहीं है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का टाइप है जो हेड टू टो जाना है, या जो आपका सेफेलोकॉर्डल है, सिरोधपतोन्मुखी। तो इसमें दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाता। अगर ये सिर्फ इतना ही होता कि एक बच्ची चलने से पहले खड़े होना सीखती है, तब तक भी हम एक बार को मान लेते, लेकिन ये दूसरी सिचुएशन को फुलफिल नहीं करता। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली कभी नहीं होता, ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, यूनिवर्सल। पूरी दुनिया का कोई भी बच्चा हो पहले खड़े होना ही सीखेगा चलना सीखने से पहले, तो डिसऑर्डरली नहीं हो सकता।
डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, यानी केंद्र से बाहर की ओर। अब ऐसा तो कहा नहीं है कि एक पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है किसी चीज को, बाद में उंगलियों से, यानी पेन पकड़ना सीख जाता है, वो फिंगर्स का यूज, पहले हैंड्स का यूज, वो सब बात तो हो ही रही है। तो खत्म कहानी। ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है कि सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, जैसा कि मैंने आपको POS से बताया भी हुआ है, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक स्टेज आती है। ऐसा नहीं होता पहले बच्चे का बुढ़ापा आ जाए बाद में जवानी आए, मतलब ही नहीं है। क्या होगा, पहले आपको पता है इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, फिर उसके बाद आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड आता है, देन लेटर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस आता है। क्या ऐसा हुआ पहले अडल्ट बन जाए आप बाद में बच्चे बने? नहीं है ना संभावना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? अगेन आपका पेट पे बाण मारने वाला सवाल, मुश्किल कहते हैं हम इसको। असर्शन क्या है, ये क्वेश्चंस होते इजी हैं बट देख के मुश्किल लगते हैं। कथन क्या है? कथन कहता है चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज, यानी जो बच्चे हैं वो अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। औपचारिक क्या? जब उनको एक ट्रेनिंग देने भेज रहे हैं या स्कूल में प्रॉपरली जब हम उनको सिखा रहे हैं कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, मतलब एक फॉर्मल माहौल में, औपचारिक माहौल में, जहां उस तरह के रूल रेगुलेशन एंड सारी चीजें होती हैं, सिर्फ वहीं से बच्चे समाज में रहना सीखते हैं। तो फिर परिवार तो मुख्य कारक होता था सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का मुख्य इकाई है अगर देखा जाए। सबसे पहले आप परिवार में ही सीखते हैं कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे किसी से पानी के लिए पूछते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं कोई घर आए तो इन्होंने तो कहा सिर्फ फॉर्मल एजेंसी ही सिखाएंगी कि समाज में कैसे रहा जाता है। तो ये बात तो गलत हो गई। इनफॉर्मली भी सीखते हैं हम, चाहे परिवार हो, दोस्त हो, हमारा सोशल मीडिया हो, है ना, कि समाज में कैसे रहा जाता है। रीजन क्या दिया इसका? सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, यानी एक रेखा में चलता है, 2+2+2 ही चलता रहेगा, आगे पीछे नहीं होता। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है एक सिंपल सी प्रक्रिया है, वेल प्लान्ड मैनर में होती है। जी नहीं, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, लीनियर में नहीं है, लीनियर फैशन में नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई सीधी रेखा नहीं है। कौन सी चीज बच्चा कहां से सीख ले, किस बात को कैसे अडेप्ट कर ले दिमाग में, किसी को नहीं पता। तो ANRR फॉल्स, दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं। और आप लोग डी ऑप्शन 65% लोग सही दे भी पा रहे हैं। इसका मतलब अब आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं CDP को, कम समय में भी सही उत्तर आप दे पा रहे हैं, इसलिए स्पीड बढ़ा के ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। जीन पियाजे's कंस्ट्रक्टिविज्म proposes that children progress through 4 stages of cognitive development। भाई पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है या पियाजे का रचनावाद का जो प्रस्तावित सिद्धांत है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को मुख्य रूप से किस प्रकार प्रगति करते हैं बच्चे, 4 स्टेजेस में कैसे वो डेवलप होते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, ये पूछा है। बाय एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, यानी वातावरण में अंतःक्रिया करके, थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये आपको पता है MKO का कॉन्सेप्ट तो कौन लेकर के आया है? वाइगॉस्की है, कि भाई जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता होगा आप उससे सीख लीजिए। स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़, मचान, ढांचा, जिसको हम कह रहे हैं कि जहां जरूरत हो, जहां आप अटक रहे हैं वहां हेल्प ले लीजिए किसी की, ये सारी बातें वाइगॉस्की की हैं, पियाजे नहीं। इमिटेशन की बात ना पियाजे करते ना वाइगॉस्की, तो ये तो वैसे ही हट गया। थ्रू एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड पनिशमेंट की भी बातें कोई रचनावादी नहीं करता, चाहे वो पियाजे हो, वाइगॉस्की हो, ब्रूनर हो, ये व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी हट गया। सिर्फ एक ही बात सही है कि पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनमें बच्चे का जो संज्ञान है, उसकी जो समझ है, वो अंतःक्रिया करके, वातावरण के साथ, ये नहीं लिखा सामाजिक अंतःक्रिया करके, अपने एनवायरनमेंट में। अब चाहे समाज हो, चाहे चीजें हो, चाहे पेड़ पौधे हो, बच्चा एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के, अपने एनवायरनमेंट में एक्टिविटी करके वो सीखते हैं, है ना। तो सिंपल बात है, बच्चा जहां एक्टिव है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एनवायरनमेंट में सोशल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका जो आसपास का वातावरण है, चाहे वो पेड़ हो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब, और सोशल एनवायरनमेंट में जिसमें समाज है, तो हर तरह के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा बच्चा पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेज या मेंटल डेवलपमेंट की स्टेजेस भी इनको कह दिया जाता है दूसरी भाषा में, कैन चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं, वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव तो आ जाती है कब? 7 से 11 में ही, डिडक्टिव आएगी इसके बाद। तो जहां परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन की बात हो रही है कि आप
सोच पा रहे हैं किसी थियरम के बारे में, आप सोच पा रहे हैं किसी इंपैक्ट के बारे में, यानी ये ज्यादा साइंटिफिक थिंकिंग है एक तरह की। तो ये लास्ट स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब आती है, अमूर्त चिंतन, जो चीजें सामने नहीं है उन पर भी हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं, परिकल्पना कर पा रहे हैं, इसीलिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन कह रहे हैं इसको हम। 11 से 15 वर्ष की उम्र, लास्ट स्टेज है प्याजे की। लॉजिक लगा पाएगा, मेंटल ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ, लॉजिक से है। तो डी ऑप्शन है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद होनी चाहिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। जन्म से 2 वर्ष, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस, डेफर्ड इमिटेशन ये सब आ जाएगा। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, जिसमें एनिमिज्म है आपका, जो हम कहते हैं कि सिंबॉलिक थिंकिंग है, इंट्यूटिव थॉट है, ये सब आ जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आपको पता है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। फिर इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है। ये 4 स्टेजेस हैं प्याजे की। पूरी थियरी आपकी छोटे से में रिवाइज हो गई कम समय में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। ये कहता है डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगोस्कीज थियरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की आपको पता है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 में से ही कुछ एक मिल जाएगा आपको, सही उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं आजकल, वो भी कर दीजिए आते आते। कल्चरल टूल्स, मैचुरेशन की बात कौन कर रहा है, मैचुरेशन को क्या लिखा गया था, MESE, मैचुरेशन, या फिर हेरिडिटी भी लिख सकता है इसको, किसके अनुसार, प्याजे। प्याजे के 4 फैक्टर्स में आती हैं ये चीजें। पनिशमेंट का कोई रोल प्याजे वाइगोस्की दोनों में से कहीं नहीं है। अडेप्टेशन की बात भी प्याजे कर रहे हैं। और पूछा क्या है वाइगोस्की, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, कल्चरल टूल्स हैं यहाँ पे, सांस्कृतिक उपकरण, इन तीनों में से एक मिल गया हमें, हम समझ गए भाई वाइगोस्की की बात हो रही है। वाइगोस्की कहते हैं जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसके साथ अंतः क्रिया करके हम अपनी समझ विकसित करते हैं। बात ठीक है या नहीं है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 से सीधा हम 10 पर पहुंच गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन द थियरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की, वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य अंतर कहां है। भाई आपको पता है पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, और वाइगोस्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी दी है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। दोनों में अंतर कहां है ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, समय ले लीजिए कोई बात नहीं, बट जवाब सही दीजिएगा। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, सब मिक्स जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कहानी है क्या। भाई क्या हमसे पूछा है, फटाक से देखेंगे और समझेंगे चीजें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पियाजे वाइगोस्की में अंतर क्या है, या तो ए दे रहे हैं ऑप्शन आप लोग, या सी 57% लोग दे रहे हैं। देखते हैं। पियाजे एम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कई लोग ये मान रहे हैं कि हाँ पियाजे ने महत्व दिया है लैंग्वेज को, एम्फेसाइज नहीं किया है बहुत ज्यादा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट मान रहे हैं वो, बट उन 4 फैक्टर्स का हिस्सा नहीं है। चलो मान लिया हमने, ये बात ठीक है, उतनी नेगेटिव बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई दुश्मनी है लैंग्वेज से। वाइगोस्की गेव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू हेरिडेटरी कैपेसिटीज इन लर्निंग, बल्कि वाइगोस्की का ये क्रिटिसिज्म है, वाइगोस्की की ये आलोचना है कि उन्होंने वंशानुगत कारकों पे फोकस ही नहीं किया। वाइगोस्की ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस ही नहीं किया, जैविक अर्थों में देखा ही नहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। वो तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसमें से वंशानुगत या हेरिडिटी की बात वो कर ही नहीं रहे। तो ये बात तो गलत हो गई वाइगोस्की के बारे में कि उन्होंने हेरिडिटी की बात की है। वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही पकड़ गए आप। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से ही कोई एक जवाब 99% होता है जब क्वेश्चन वाइगोस्की का हो। डी ऑप्शन है पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन एज वेल एज व्हाट शी कैन डू विद सपोर्ट। ये भी बात किसकी है, स्कैफोल्डिंग की, ZPD की बात हो रही है यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। दोनों के बीच का डिफरेंस होता है जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, इसको ZPD कहते हैं, ना कि, और ये कॉन्सेप्ट पियाजे ने नहीं, वाइगोस्की इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब आप कहेंगे सी सही होगा या तो ए सही होगा। अब आपको पता है वाइगोस्की ने एम्फेसाइज किया है, पियाजे ने लैंग्वेज को एम्फेसाइज नहीं किया है, ज्यादा महत्व नहीं दिया है। अगर उतना ही महत्व दिया होता पियाजे ने लैंग्वेज को, महत्व दिया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन वो 4 फैक्टर्स में भी तो नजर आती फिर लैंग्वेज, इनमें तो होती नहीं है। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस जिसको हम कह रहे हैं, और इक्विलिब्रियम, इसमें तो कहीं नहीं लिखा लैंग्वेज का नाम। तो पियाजे के अनुसार एम्फेसाइज नहीं किया है पियाजे ने लैंग्वेज पे। लैंग्वेज अगर हम बात कर रहे हैं, वाइगोस्की ने किया एम्फेसाइज रोल ऑफ कल्चर पे, लैंग्वेज पे, सोसाइटी पे।
तो वाइगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका निभाई बताई है कि जिस संस्कृति जिस समाज में हम बड़े हो रहे होते हैं उसके साथ अंतः क्रिया करके अन्योन्य क्रिया करके क्या करते हैं, सीखते हैं हम। ठीक है ना। नेहा कह रही है आज तो ईद का चांद देख रहे हैं सब। मैम निशु मैम कब देखेंगे? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया यार। हाँ कल प्लान था छुट्टी का, मुझे आप लोगों ने शाम वाली क्लास में ऐसे पागल बना दिया बता के कि छुट्टी है, बट छुट्टी थी नहीं आज ऐप में भी। और फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे तो ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेंगे ईद के साथ। ईद मुबारक भाई उन लोगों को जो भी सेलिब्रेट करते हैं, या सभी को अगर देखा जाए तो। ठीक है 30 में सुनते से आएगा रूपा, टेंशन नहीं लो। देखो एक बार, तो अगर हम बात करते हैं वाइगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, ये कहा जा सकता है ए ऑप्शन के कंपैरिजन में। 8th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? कैरल ग्लीगन कौन है? ये कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी एक तरह से। तो कैरल ग्लीगन ने क्रिटिसाइज किया या आलोचना की किसकी? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। कोहलबर्ग की नहीं, पर्सनली बात नहीं हो रही है यहां, उनके सिद्धांत पे बात हो रही है। तो ठीक है तालिब, कोहलबर्ग के सिद्धांत की, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, ठीक है ना, उसको क्रिटिसाइज किया बाय आर्ग्यूइंग दैट मैन हैव मोरालिटी ऑफ डैश, यानी जो पुरुषों की नैतिकता का आधार है वो डैश होता है, वाइल विमेन हैव मोरालिटी ऑफ डैश, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश होता है। अब पुरुषों की नैतिकता का आधार ढूंढिए पहले, क्योंकि पहला फिल इन द ब्लैंक वही है। जस्टिस, केयर, गुडनेस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस गुडनेस, इन दोनों वर्ड्स का कोई खास प्रयोग है नहीं इस थ्योरी में। तो यहां पे कहा गया था कि जो पुरुषों की मॉरलिटी का क्या है, आधार है, वो जस्टिस है, लॉजिक बेस्ड ज्यादा होगा, जस्टिस बेस्ड, न्यायपूर्ण होगा। वही जो महिलाओं का मॉरलिटी या सही गलत का मामला है वो केयर से ज्यादा प्रभावित होता है, केयरिंग एस्पेक्ट कहा भी जाता है, फेमिनिन नेचर में होता है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी महिलाएं हैं वो जस्टिस को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करती हैं, इसको इस तरह से नहीं देखना है, बट एक हल्का सा एंगल ज्यादा रहेगा केयर का फीमेल्स की मॉरलिटी में, जबकि मेल्स की मॉरलिटी में जस्टिस का या सही गलत में जस्टिस का रोल है। ये बात कैरल ग्लीगन ने कही है, और इस थियरी में फीमेल्स की मॉरलिटी को ध्यान में रखा ही नहीं गया। जेंडर बायस थियरी कैरल ग्लीगन ने बताया था। कैरल ग्लीगन बताया क्या था, मतलब है कैरल ग्लीगन जीवित हैं अभी भी, है ना, कोहलबर्ग तो नहीं रहे कुछ कारणवश। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज एज पर द थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की अगर हम बात करें, या मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो कौन सा एक पेयर सही से करेक्टली मैच्ड है जो इंटेलिजेंस का हाई एंड हो सकता है, यानी किसी एक प्रकार की इंटेलिजेंस में यदि व्यक्ति सर्वोच्च हो तो वो क्या बेस्ट बन सकता है, हायर लेवल पे कौन से जा सकता है। तो पहला पेयर है इंटेलिजेंस, कौन सी वाली इंटेलिजेंस? लिंग्विस्टिक, भाषिक बुद्धि यदि किसमें है तो वो एंड स्टेट पॉसिबिलिटी क्या है उसकी? अकाउंटेंट की है। ये तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में जाएगा ना अकाउंटेंट। लिंग्विस्टिक में तो पोइट बन सकते हो आप, एक अच्छे भाषाविद बन सकते हो आप, लिंग्विस्ट बन सकते हो। अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है तो अकाउंटेंट का क्या सेंस है भाई? नहीं। इंटेलिजेंस क्या है? स्पेशियल, जिसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि, स्थानों को लेकर के, स्पेसेस को लेकर के ज्यादा अच्छी समझ होगी इन लोगों की। एंड स्टेट क्या है? आर्किटेक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि वास्तुकार बन सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेटर्स या फिर आर्किटेक्ट्स या फिर जिनको भी मूर्तिकार भी, इवन फॉर दैट मैटर, क्योंकि उनको पता है ये नाक ऐसी नहीं ऐसी बनानी है, तो स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आर्किटेक्ट में अच्छी खासी लेवल का इंटेलिजेंस पाया जाएगा। कौन सा? स्पेशल इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के 8 प्रकार बताए गार्डनर ने, जिसमें से एक ये है। इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक जिसमें है, यानी बॉडी पे शारीरिक गति करने की क्षमता है, तो वो सिंगर बनेगा। ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति बनेगा सिंगर। बॉडीली काइनेस्थेटिक वाला तो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, जिम्नास्ट बनेगा, डांसर बनेगा हद से हद। ये सिंगर बनने का तो कोई सेंस नहीं है। नेचुरलिस्टिक यानी जिसमें प्राकृतिक बुद्धि है वो टीचर बनेगा, नहीं। यहां पे आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इन दोनों में से कोई एक चाहिए होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सारे पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन है, देखिए कई सारे क्वेश्चन है वैसे। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। इससे पहले क्वेश्चन यही आता था मल्टीलिंगुअलिज्म का, बस अब एनईपी लगा दिया गया है आपको थोड़ा सा डराने के लिए। अदरवाइज बहुभाषिता की अगर हम बात करते हैं तो ये एनसीएफ में भी बात हुई है इसकी, और पहले एनसीएफ के नाम पे ये क्वेश्चन आता था, है ना। तो एज अ हिंड्रेंस बहुभाषिता क्या है कि एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी होंगे। भाई एक बच्चा है जो पंजाबी बोली जाती है जिसके घर में, एक बच्चा है जिसके घर में हिंदी बोली जाती है, दूसरा बच्चा है उसके घर में गुजराती बोली जा सकती है। तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, तो बहुभाषिता कहते हैं इसको हम।
इसको महत्व दिया, हिंड्रेंस बताया है, रुकावट बताया है इसको नहीं, एनईपी ने इसको कोई रुकावट नहीं बताया, ये बैरियर होती भी नहीं है कभी। एज एन एसेट इन द क्लासरूम, यानी एक रिसोर्स है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एक टाइटल भी है आपके एनसीएफ जैसे डॉक्यूमेंट में, एक पूंजी के रूप में देखते हैं हम कि एक एसेट है, ये एक हमारे लिए एक संसाधन है, बहुभाषिता। बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी भाषाएं भी सीखेंगे और जितनी ज्यादा भाषाएं आती है हमारा बुद्धि का स्तर भी बेहतर होता है उससे। तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये अननेसेसरी नहीं है, बैरियर भी नहीं है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखना है। पीडीएफ सेंड करा देंगे यार इस मंडे से पहले संडे इवनिंग में या संडे रात को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, ये क्या कहता है भाई, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन की जब बात होती है, असेसमेंट की जब बात होती है, आकलन की जब बात होती है, कितना सीखा कैसे सीखा, तो उसको क्या मानेंगे हम? फटाफट से बताइए, जहां बच्चे सेंटर में है उस क्लासरूम की बात हो रही है, बताइए फटाफट। लव फ्रॉम त्रिपुरा, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। फटाफट से बताइए, त्रिपुरा से लव के साथ साथ आंसर भी कीजिए कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में असेसमेंट या आकलन या टेस्ट करना या जांचना जो है, मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन जो है वो कैसे होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बेसिकली बाल केंद्रित है, जहां बच्चों को केंद्र में रखा जा रहा है। इज अंडरटेकन थ्रू फ्यू पेरियोडिक एग्जामिनेशंस, यानी कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा, यानी कुछ एग्जाम्स लेते रहो, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। वो तो कहेगी बच्चों को एक्टिव रखो और आकलन भी करा लो। टेक्स प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है। डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, आकलन करो ही मत, फिर पता कैसे लगेगा कहां गलती है, कैसे सीखेगा, कैसे बेटर करेगा। बच्चा जहां एक्टिव है वो ढूंढ लो। इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो या फिर सीसीई हो, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वो असेसमेंट को एक अभिन्न अंग मानते हैं सीखने की प्रक्रिया का, कि भाई हम सीख रहे हैं, आप साथ में पोल में जवाब दे रहे हैं, आपको फीडबैक मिल जाता है, पता लगेगा आप गलत हैं कि सही हैं और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि जब मैं कह रही हूँ टेस्ट है आज तो बस आपका, तो मैं कुछ बताऊंगी ही नहीं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, साथ साथ सीखेंगे भी। तो सीखने की ही प्रक्रिया का अभिन्न अंग है असेसमेंट, आकलन, टेस्ट भी इंटीग्रल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो प्रपोज करती है फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है। वंचित समुदाय मतलब किसी भी रूप में जो बच्चे वंचित रह गए हैं, सोशली डेप्राइव्ड हैं, उनके बारे में क्या कहती है ये। यार उजाला अगर ले लोगे यूट्यूब पे क्लास तो उससे फायदा बहुत हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप बैच में हैं फिर भी ये शाम वाला सेशन अटेंड कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी 30 में से 30 आएंगे ही आएंगे, बट बेटर है कि कर लो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प हो जाएगी और बहुत मुश्किल पेपर आने के केस में भी आपकी प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा हो चुकी होगी। तो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है बच्चा, उतने समृद्ध परिवार से नहीं है पैसे के मामले में, तो रोट लर्निंग पे ध्यान देंगे, इनको रट्टे लगवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, जबकि स्टैंडर्डाइजेशन होता है सबके लिए एक जैसा, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में, ये भी गलत हो गया। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, फर्स्ट कौन आ रहा है, कितने नंबर ला रहा है, तो ये भी गलत तरीका है। सही तरीका कौन सा है, रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी रूप में वंचित रह गए हैं, जिसमें समाज ने उनको साइड कर दिया है, उनके लिए भी हम संदर्भ में सिखा सकें, उनके जीवन से जोड़ के सिखा सकें, उनके लिए मीनिंगफुल पाठ्यचर्या बना सकें, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिससे वो बच्चा भी कनेक्ट कर पाए, अलग थलग महसूस ना करे, इंक्लूसिव बन जाए इन चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन सेवरल मिडिल स्कूल क्लासरूम्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बॉयज ऑफन रेज देयर हैंड्स टू आंसर मोर देन गर्ल्स एंड टेंड टू डोमिनेट क्लासरूम डिस्कशंस। इन सच कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड, यानी माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में हाथ ज्यादा उठाते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछो तो नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो ज्यादा हाथ उठा रहे हैं और लड़कियां हाथ कम उठाती हैं। इसको कहा जाता है कि इनिशिएटिव लेने के लिए लड़के ज्यादा तैयार नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लड़के ही इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, ये जेंडर वाले टॉपिक से क्वेश्चन है।
कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए अध्यापक को या शिक्षिका को कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अब ये जेंडर पढ़ते समय हम पहले ही मान चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान हैं, लड़कियां कम बुद्धिमान हैं, लड़के मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होंगी। इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट ये रीजन नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं तो वो बाय नेचर उसमें अच्छे होंगे, या फिर कोई काम लड़के या लड़कियां में से कोई एक ही अच्छा करता है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्सेप्ट दैट गर्ल्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टडी इन मिडिल क्लास, कि लड़कियों में तो क्षमता ही नहीं है पढ़ने की माध्यमिक स्तर पे, उनको तो प्राइमरी तक ही पढ़ा के साइड कर दो, तो ये भी बेकार बात हो गई। एनालाइज हाउ जेंडर डिफरेंसेस आर इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब ये विश्लेषण कर लेना चाहिए कि जो जेंडर की या लिंग की भिन्नताएं हैं वो जन्मजात होती हैं, जबकि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है जो समाज ने बनाया है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी। ये सब जो जेंडर है एक सामाजिक संदर्भ में बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं, इनबॉर्न नहीं है ये। नहीं तो बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। अगर हम बात करें कर्णम मलेश्वरी की जो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास नहीं होता यदि लड़कियां इनबॉर्न ही वीक हैं और लड़के मजबूत हो गए तो एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी। अगर ऐसा हो रहा है क्लासरूम में, जो कि एक गलत खराब बात है, बच्चों के संदर्भ व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं आप ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज तो नहीं कर रहे हैं जिसमें जेंडर बायसनेस आ जा रही है, कहीं आपने मौका नहीं दिया बाकी लोगों को, लड़कियों को बराबर का मौका दे ही नहीं पा रहे हैं आप, है ना। एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी, यानी किस संदर्भ में बच्चे कहां से आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियों को हाथ उठाने के लिए उनकी बात की वैल्यू नहीं की गई हो सकता है घर में या क्लासरूम में, इसलिए वो हाथ उठाना कम पसंद करती हैं, है ना। वो कॉन्फिडेंस की कमी शायद उस वजह से हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आप ये करेंगे, मतलब थोड़ा सा इक्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है लड़कों ने हाथ उठाया तो सिर्फ उन्हीं को जवाब देते रहेंगे, अगर एक लड़की भी हाथ उठा रही है तो आप इक्वालिटी प्लस इक्विटी थोड़ा सा कोशिश करेंगे एम्पावर करने की ऐसी सिचुएशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया अनुरंजन, आप नए जुड़े हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कहता है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा कक्ष को परिभाषित कौन सा एक ऑप्शन करता है। प्रगतिशील मतलब जो आगे बढ़ने की तरफ है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। जॉन डुई को याद कीजिए, यहाँ पे जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं, 20th सेंचुरी में अपनी वाइफ के साथ मिलकर लैब स्कूल्स खोले इन्होंने शिकागो में, अमेरिका के, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को सेंटर में रखना। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है ये कहते हैं, कोलैबोरेट करके सीखो, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखो, ये सारी बातें जॉन डुई करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की जहां पे बच्चा सेंटर में है, तो जब बच्चा सेंटर में होगा तो लर्निंग फॉर एग्जाम्स क्यों होगी भाई, परीक्षाओं के लिए सीखना थोड़ी है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पेपर दे सकें। फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, रियल लाइफ से जोड़ना लर्निंग को, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। ये तो ठीक लग रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम पे फोकस हो, बच्चे को अनुभव मिले, हम कहीं फील्ड ट्रिप, कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब जीवन से जोड़ करके सिखा रहे हैं उसे अनुभव के आधार पे। ये बात तो समझ में आ रही है, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही बात हो रही है। थॉट तीनों के पीछे एक ही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब हो गया जिस संदर्भ से, जिस दुनिया से बच्चा आता है उससे जोड़ो ही मत उसे। एग्जांपल्स ऐसे दो जो उसके जीवन में कभी नहीं हुए, जबकि आपको जीवन से जोड़ना है। तो गैर संदर्भित नहीं होनी चाहिए पाठ्यचर्या, संदर्भित कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, ना स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। टीचर सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी की बात करेगा कौन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो अनुभवात्मक अधिगम पे फोकस होना चाहिए, बी ऑप्शन, बच्चे को करके सीखने पे और अनुभव के बेसिस पे हम मौका दे पाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। जब आप बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो एक तो होते हैं लॉट्स, लॉट्स LOTS। चलो पहले आप जवाब ही दे लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर कीजिए फिर बताएंगे इस पे क्या बातें जानने को हो सकती हैं। अगर हम बात PDF देंगे यार, जल्दी दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कौन सा प्रश्न, इन ये चार प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे ABCD में, एक एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी, यानी आप विश्लेषण करें और मूल्यांकन कर पाए, एनालाइज करने की क्षमता और इवेल्युएट, जांचने की क्षमता हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में मानी जाती है। जबकि जो बाकी की शुरुआत की चीजें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इन तीनों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में डालते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वो होगा, हॉट्स वाले क्वेश्चन हम गिफ्टेड बच्चों को भी देते हैं और सोचने पे मजबूर करें जो क्वेश्चंस, है ना, वो क्वेश्चंस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में डाले जाएंगे। एनालाइज करना मतलब दो चीजों में के बीच में वो समझ पाए क्या रीजन रहा, फेल हुए तो
क्या चीज सही है, कितना आता है आपको, आप खुद ही इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की, जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च हो, सोचने पे मजबूर हो बच्चा, क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया एंड व्हाई। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। मतलब जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहां जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, यानी जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और वहीं जब आप पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और ऐसा क्यों है। अब बच्चा अपने अनुभव के आधार पर बताएगा, सोचेगा, जो भी चीजें उसने जानी होंगी, पढ़ी होंगी, या पढ़ेगा इस बारे में, समझेगा, जानेगा, बातें करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा घर वालों से, आसपास के जगह पे जाएगा, वहां से पूछेगा। मतलब बच्चा सोचने पे मजबूर है, बस वन वर्ड आंसर नहीं है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो गई। वहीं अगर हम बाकी तीनों देखें, व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 स्टेट, यानी नागरिक अधिकार अधिनियम में क्या है, ये तो रटी रटाई बात हो जाएगी, याद होगा तो बता देगा। और ये रिकॉल वाला जवाब है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला जवाब है, जबकि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसमें उच्च कोटि का आपका थॉट इन्वॉल्व होगा, थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, वो सिर्फ ए ऑप्शन है। क्योंकि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, आप कह दो जी 28 स्टेट्स हैं, ये क्लोज्ड एंडेड हो गया, इसमें कौन सी बड़ी ऑर्डर की थिंकिंग लग गई। अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो बता दोगे, नहीं तो नहीं, सोचने पे मजबूर हुए ही नहीं आप। हाउ आर दी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, ये भी एक प्रोसीजर है, अगर बच्चे ने पढ़ा है तो बता देगा, इसमें भी कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं लग गई है, तो बस ए ही ऑप्शन है जिसमें वो सोचने पे मजबूर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्रिएटिव बच्चे को या ज्यादा गिफ्टेड बच्चे को बेसिकली हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे हम फोकस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन, यानी समावेशन के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें, with students with disabilities in regular schools, which of the following provision is against the rights of persons with disabilities act 2016। RPWD एक्ट जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके अनुसार कौन सी एक बात सही नहीं है समावेशन के संदर्भ में। समावेशन मतलब हर किसी को सीखना, हर कोई सीख पाए, वो समावेशन है। अगर हम देखें तो बताइएगा। जब ऐड आता है तब आपको रुकना चाहिए। अच्छा यार, यहाँ पे नहीं पता लगता है क्योंकि मैंने वो ऐड फ्री लिया हुआ है। लेट मी चेक, कोशिश करेंगे कल से अगर कोई ऑप्शन है लाइव में ऐड ना आए, इस तरह का कोई प्रबंध होगा यूट्यूब पे, तो मैं एक बार चेक करूंगी इस तरह की कोई सेटिंग। डी ऑप्शन 40% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, यानी एक्स्ट्रा टाइम दे दो, चलो ठीक है, वो बच्चे जिनको कोई समस्या है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट द स्टूडेंट्स नीड्स, यानी बच्चे को एक लिपिक दे सकते हो जो लिख दे अगर उसको लिखने में लिख नहीं सकता यदि वो। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, ये तो हमने नहीं सुना। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, जैसी बच्चे की जरूरत है इक्विटी का ध्यान रखा जाए, बात सही है। लेकिन थर्ड और सेकंड लैंग्वेज को कंपलसरी करना, ऐसा कोई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम नहीं कहता। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि यही गलत है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बारे में, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टू एड्रेस दी डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर, यानी विभिन्नताओं की जब हम बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी एक चीज बाधा है, बैरियर है, रुकावट बनेगी कि हम हर बच्चे को शामिल नहीं कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज, यानी गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना। मल्टीपल तरीके से कोई काम करो, और मल्टीपल तरीके से अगर कोई काम कराएंगे आप तो क्या हो जाएगा, वो बैरियर फ्री हो जाएगा, बच्चे के लिए रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी कराई जा रही है। ये बात तो सही है, ये बैरियर नहीं है, हेल्पफुल है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन मल्टीपल वेज, एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव बात हो गई। लेबलिंग एंड रैंकिंग, आपको पता है ये लेबल करना, ठप्पा लगाना, रैंक लगाना बच्चे पे, ये मल्टीपल वेज में है ना, बस मल्टीपल वेज लिख दिया तो हमें लगेगा पॉजिटिव है, जी नहीं। कई तरीकों से विद्यार्थियों की नामीकरण व क्रमीकरण, उन पे ठप्पा लगाना, तुम फर्स्ट आते हो, तुम सेकंड आते हो, ये एकदम बैरियर है, ये रुकावट है, ये गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, बैरियर पूछा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, एक इंफॉर्मेशन को, एक सूचना को प्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके, चार्ट हो सकता है, 3D मॉडल्स हो सकते हैं, बट सी ऑप्शन यहां गलत था, वही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अधिगम और लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था, सैमुअल किर्क ने 1960s में। सैमुअल किर्क, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, अधिगम में अक्षमताएं आ जाती हैं, यानी कुछ समस्याएं बच्चों को होंगी जिसकी वजह से उसे सीखने में प्रॉब्लम होगी। अब वो समस्या लिखने से रिलेटेड हो सकती है, पढ़ने से रिलेटेड हो सकती है, बोलने से रिलेटेड हो सकती है, समझने से रिलेटेड हो सकती है, गणित से रिलेटेड हो सकती है,
जिसमें मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती भी हूँ 3 तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी का, कि उनको पढ़ने संबंधित समस्या थी जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी विच डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, यानी बच्चे की बोलचाल की जो क्षमता है, संचार का जो कौशल है और समाविष्ट करने की क्षमता, यानी समझ पाने की क्षमता, मैं क्या बोल रही हूँ ये समझ पाना ही में दिक्कत होगी ऐसे बच्चे को, है ना, अपनी बात को कहने में, दूसरे की बात को समझने में दिक्कत होगी, ये डिस्फेजिया होता है। क्या होता है, डिस्फेजिया होता है, ठीक है ना। ये डिस्फोरिया, कैलकुलिया तो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। डिस्फोरिया होता है सब कुछ आपको दुनिया उत्साह विहीन लगती है, मतलब डिस्टोपिया टाइप डिप्रेशन का एक सेंस कह सकते हो कि उत्साह वैकल्य, यानी आप एक्साइटेड होना बंद कर देते हो, वो डिस्फोरिया है। तो ये वो वाली बात तो है नहीं, समझने में और बातचीत करने में दिक्कत डिस्फेजिया कहलाती है। डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित होती है समस्या। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन, यानी हर बच्चे को इंक्लूड कर सकें हम सक्सेसफुली विद डिस्ग्राफिया। हर बच्चा कौन सा, डिस्ग्राफिया वाले की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको लिखने में दिक्कत है। इट इज इंपॉर्टेंट टू, क्या जरूरी है, डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य वाले बच्चे को सफल तरीके से समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वो बच्चा जिसको लिखने में दिक्कत होती है तो क्या तरीका है उसके साथ डील करने का। अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और अ लैपटॉप इन क्लासरूम, क्योंकि बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है तो वो या तो उसको कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर ऐसा जो उसके लिए ईज कर दे चीजों में, या फिर ऑडियो रिकॉर्डर सुन करके रिकॉर्ड कर ले, कोई भी ऐसा तरीका जहां लिखने की बजाय बाकी तरीके इनकलकेट हो सके। बात तो सही है, ये काम टेक्नोलॉजी कर सकती है। बी ऑप्शन देखते हैं, एक्सटेंसिवली यूज रिटन टेस्ट फॉर असेसमेंट, वो बच्चा जिसको लिखने में ही दिक्कत होती है और आप उससे लिखने को कह रहे हैं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी तरीके ढूंढने ना आपको। मेक इट कंपलसरी टू राइट ऑन प्लेन और अनरूल्ड शीट्स, यानी वो शीट्स जो प्लेन नहीं होती, जिन पे कोई लाइंस भी नहीं होती, मतलब जिस बच्चे को लाइन पे भी लिखने में दिक्कत है उसको कहोगे बिना लाइन वाली शीट पे लिखो तो आप तो पनिशमेंट दे रहे हो उसको। सेट फिक्स्ड टाइम टेबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसको तो ज्यादा टाइम मिलना चाहिए बल्कि लिखने के लिए। तो सिर्फ एक ही बात सही है, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति देंगे ऐसे बच्चे के लिए, क्योंकि उसको लिखने में एक डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया है, वो ठीक से नहीं लिख पाता, उसकी राइटिंग आप लेजिबल नहीं होती, कई बार पढ़ने योग्य नहीं होती, इतना खराब लिख देता है वो। Which of the following is not a characteristic of student with creativity, यानी रचनात्मकता। रचनात्मकता क्या है, कुछ नया करना, कुछ नोवल करना, कुछ डिफरेंट करना। तो निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। जो दिशाओं में सोचता होगा उसकी विशेषता नहीं है, जो कुछ नया सोच सकता है उसके बारे में कौन सी एक बात नहीं है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग। देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर ऑफ हायर ऑर्डर लेवल, मतलब इनकी जो समस्या के समाधान का या सुलझाने का तरीका है, कौशल है, वो उच्च कोटि का होता है। अगर नहीं होगा तो कुछ नया कैसे निकाल पाएंगे। अगर ये समस्या होती ही नहीं कि जो मटके का एग्जांपल लेते हैं फिर से, जो मटका है उसमें से पानी निकालने में ज्यादा समय लगता है तो ये समस्या हुई। किसी क्रिएटिव इंसान ने तो सोचा होगा ना कि यार इसमें अगर टैप लगा दें तो पानी इजीली निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इनकी अच्छी होती है, बात सही है। दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डाइवर्जेंट वेज, यानी विभिन्न तरीकों से, अपसारी तरीकों से वो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक चीज वर्क नहीं कर रही, दूसरा जुगाड़ पे जुगाड़ लगा सकते हैं। दे हैव लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू टॉपिक्स, यानी उनमें जिज्ञासा की कमी होती है। ये बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता जिसमें जिज्ञासा की कमी है। यदि आप जिज्ञासा रखते हैं, अगर आप क्यूरियस हैं हर चीज को लेकर, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसका मतलब आप कुछ नया सोच पाएंगे क्योंकि आप दिशाओं में सोच रहे हैं, आप जिज्ञासु हैं। जिस बच्चे में जिज्ञासा की ही कमी है, जबकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कहते हैं कि बच्चे बाय डिफॉल्ट क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, हर चीज को देख के क्वेश्चन पूछना, ये सब क्या है, जिज्ञासा का ही हिस्सा है। तो जिसमें क्यूरियोसिटी की कमी है वो क्रिएटिविटी नहीं होगी उसमें। दे ऑफन कम अप विद नोवल आइडियाज एंड इनोवेशन, नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज नवाचार के साथ आते हैं, ये बात तो सही है। तो गलत क्या है, सी ऑप्शन की उनकी लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, और यही बात सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी को क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, करेंगे लास्ट में, अभी पहले 21 पे ही चलते हैं क्योंकि बहुत पीछे जाना पड़ेगा। टीचर्स इन अ मिडिल ग्रेड क्लासरूम, यानी 6th to 8th की बात हो रही है, पेपर 2 के क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगा होगा, क्यों, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस ये लिखने को दे देगा मिडिल ग्रेड। आपको बच्चे के हित में ही सोचना है, चाहे कोई भी ग्रेड हो, ठीक है जी। चलिए समझते हैं। हिंदी में तो प्रतिकूल पूछा था क्वेश्चन नंबर 16 में। गजेंद्र ये अंडरस्टूड है, ये मैं कितनी बार कहूं, चलो मैंने मान लिया, मैं अभी करेक्ट भी करा दूंगी, और पेपर में भी ऐसे ही आया होगा ये।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इंग्लिश की तरफ भी देख लिया करो, एक नंबर चला जाएगा प्यार से, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में अगर गलती हो गई तब भी इंग्लिश वाले को फाइनल मान लिया जाएगा। तो एक बार इंग्लिश की तरफ भी देख लिया करो। 6th to 8th की अगर हम बात करें तो मिडिल ग्रेड क्लासरूम में टीचर्स क्या करें? ओपन रहें, बी ओपन टू मेक अडेप्टेशंस एज पर लर्नर्स नीड्स। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने में अपने सिस्टम में, अपने मेथड्स में तैयार रहें। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के लिए तो सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चे थोड़ी है। फोकस देयर अटेंशन मेजरली ऑन हाई अचीवर्स, यानी टीचर्स को सिर्फ उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए जो ज्यादा नंबर लाते हैं। फिर बाकी बच्चे क्या मूंगफली छीलने आए हैं वहां? नहीं, गलत हो गया। इग्नोर लर्नर डाइवर्सिटी इन दी क्लासरूम, यानी बच्चे विभिन्नता के साथ आते हैं क्लासरूम में, साइड कर दो इस बात को और बस अपने तरीके से एक ही सिंगल मेथड से पढ़ाओ, ये भी गलत है। यूज वन स्टैंडर्डाइज्ड मोड ऑफ असेसमेंट ओनली, बस एक ही तरीके से आकलन करेंगे, एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। मल्टीपल वेज होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज सबके लिए, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना होता। बी ओपन टू मेक अडेप्टेशंस, जैसी जरूरत होगी, जिस बच्चे की जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से ढल जाएंगे, अपने मेथड में परिवर्तन कर लेंगे। ए ऑप्शन ही एकमात्र सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे एक बार क्या पूछा है भाई 22वें सवाल में। 22वां सवाल क्या है? कथन है असर्शन, इसका रीजन पूछा है। While teaching a concept, a teacher should encourage her students to brainstorm the instances and examples of contrast. यानी किसी संप्रत्य को पढ़ाते समय, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की विपरीत दृष्टांतों को और उदाहरणों पर विचार करना चाहिए। यानी उसका ऑपोजिट भी कुछ होगा। भाई अगर आप पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं तो उसका ऑपोजिट जमीन पर चलने वाला कोई एक जीव हो सकता है जो उड़ता ना हो, वो भी उदाहरण आप साथ में दे सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं अंशु, आपको नोटिफिकेशन शायद नहीं मिला होगा, ठीक है ना। बताइए, आज क्लास लेट लगी थी, बहुत बढ़िया, प्रगति मिलेंगे भाई जल्दी ही। तो ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। जो नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं, गैर उदाहरण होते हैं, उनका किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई रोल नहीं होता। जबकि हम बात कर चुके हैं पहले भी कि एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है लर्निंग की प्रोसेस में। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि भाई आपने बताया कि कबूतर भी एक बर्ड है, पैरट भी एक बर्ड है, कोई और आपने ईगल भी एक बर्ड है। फिर आप बच्चों को सोचने के लिए कह रहे हैं, अच्छा सोचो कौन सा एक बर्ड नहीं होता, वो नॉन एग्जाम्पल है। फिर बच्चा कहेगा डॉग, हाँ आप कहेंगे डॉग एक बर्ड नहीं होता, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया डॉग। किसके केस में? जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे बर्ड्स का, है ना, वो खेलते थे ना, क्या चींटी उड़ हाथी उड़ वाला, हाँ, तो उसमें वो कौन सा पक्षी नहीं है, वो नॉन एग्जाम्पल है पक्षी और बिना पक्षी के बीच का, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ, बात आपने एकदम सही कही है कि ए तो सही है, जो ये कह रहा है कि भाई नॉन एग्जाम्पल्स, या एनकरेज करें हम बच्चों को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, विचार करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल के ऑपोजिट भी हैं, उदाहरणों के आसपास की चीजें भी वो कर पाए। बात तो सही है, सही बात है कि नहीं? मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सही बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 23। ये क्या पूछता है भाई? ये कहता है फ्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर नॉट एबल टू अचीव द इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स सेट फॉर देम। कुछ बच्चे कक्षा में वो गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे थे जो उनके लिए रखे गए थे। किसी बच्चों को आ गया था भाई तुम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, इस बार तुम्हारा मैथ्स का टारगेट है, तुम इतना स्कोर कर लेना, या फिर ये वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन बच्चा वो गोल अपने लिए अचीव नहीं कर पा रहा जो उसके लिए सेट हुआ था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलता है आंचल, या फिर ऐप से। तो सच अ सिनेरियो टीचर को क्या करना चाहिए जब बच्चे अपने लिए जो गोल सेट हुए उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं? उनको फेलियर मान लेना चाहिए। कंसिडर देयर फेलियर एज डिसऑनरेबल एंड शेमफुल। बड़े शर्म की बात है, विफलता की बात है, अपमानजनक है कि आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। ऐसा करना चाहिए नहीं। बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए, आप जैसे स्थिति में थोड़ी हैं लोग। भाई आपको कोई कह दे तो फिर भी चल जाएगा, कहना तो नहीं चाहिए हालांकि, है ना। एक्सपेल दीज स्टूडेंट्स एंड रिकमेंड देम टू अ स्पेशल स्कूल। उनको एक स्पेशल स्कूल में भेज दो, उनको एक्सपेंड वो कर दो, निष्कासित कर दो, है ना, डिटेन कर दो कि तुम्हारा कोई काम नहीं है या तुम नहीं सीख सकते। ये भी गलत तरीका है। हमें तो बच्चे के भले की सोचनी है। कीप वेरी लो एक्सपेक्टेशंस। टीचर की एक्सपेक्टेशन हाई होनी चाहिए या बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लो नहीं रखनी है। व्यू फेलियर एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। भाई जो फेलियर है, जो विफलता है, वो सीखने की ही प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हमेशा पास ही पास हो, फेल कभी ना हो। वो सीखने का हिस्सा है। एरर्स, जो गलतियां हैं, वो प्रोसेस का पार्ट है, लर्निंग प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? अ टीचर इंटेंड्स टू असेस डिक्लेरेटिव नॉलेज अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का, किसका, डिक्लेरेटिव नॉलेज का, एक होती है प्रोसीजरल नॉलेज, दूसरी होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो यहां पे घोषणात्मक ज्ञान, जिसको डिक्लेरेटिव, घोषणा होती है ना, डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसको हम, उसी से बना है घोषणात्मक यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज कहां चेक हो रही है, हाउ टू बेक अ केक, केक कैसे बनाते हैं, हाउ टू बैलेंस अ बाइसिकल ऑन अ रफ टेरेन, एक उबड़ खाबड़ इलाके में बाइसिकल यानी साइकिल को बैलेंस कैसे करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, आयतन की गणना का सूत्र क्या है। ये आपसे पूछ लिया जाए a+b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ये क्या डिक्लेरेटिव नॉलेज है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉइल प्रेपरेशन फॉर व्हीट प्लांटेशन, आपको गेहूं के बीज लगाने हैं, रोपण करना है, उसके लिए मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। देखो जहां भी कैसे की बात हो रही है ना, कैसे की बात हो यानी एक प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज है। केक कैसे बनाते हैं तो एक प्रोसीजर होगा, हो सकता है आपको पता हो, आप ठीक से बता ना पाए, बट प्रोसीजर है, करना आपको आता है, ठीक है ना, प्रोसीजरल नॉलेज है। हाउ टू बैलेंस अ बाइसिकल ऑन अ रफ टेरेन, कैसे एक बाइसिकल, कैसे लिखा है ना जहां भी हाउ, तो बहुत ये कीवर्ड है कि प्रोसीजरल नॉलेज की बात हो रही होगी, क्योंकि किसी काम को कैसे करते हैं ये प्रोसीजर है उस काम का, है ना। व्हाट लिखा है समझ जाओ कि सिंपल पूछा है, डिक्लेरेशन पूछा है, डिक्लेरेटिव नॉलेज पूछी है कि क्या फॉर्मूला है, क्या डेफिनेशन है किसी चीज की, है ना, दो में दो जोड़ें तो कितना आता है, तो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज हो गई। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉइल प्रेपरेशन, अब इसमें व्हाट बेशक लिखा है लेकिन प्रोसीजर पूछा है प्रॉपर कि कैसे आप एक सॉइल प्रिपेयर करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए दही कैसे जमाते हैं, तो वो आपको प्रोसीजर तो पता है, हो सकता है एक्सप्लेन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन प्रोसीजर आपको पता है, उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है ना, एक प्रोसीजर है उस चीज का। आप फोन में अलार्म जब लगाते हैं उसका एक प्रोसीजर है, वो रट्टे नहीं लगाए हुए आपने, उसकी डेफिनेशन जरूरी नहीं है आपको पता हो उसकी। तो ये एक बेसिक बात है। यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन है कोई तो याद रखनी पड़ेगी, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज में आता है। वहीं प्रोसीजरल, किसी काम को करते कैसे हैं, वो प्रोसीजरल नॉलेज का हिस्सा है। इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, पहले से आता रहा है, इस बार भी आ सकता है। अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मेटा कॉग्निशन बियॉन्ड कॉग्निशन, परासंज्ञान की बात हो रही है, बच्चे में हम डेवलप कर पाए, उसके लिए अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स वोंट बी हेल्पफुल, यानी कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अभी संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है कि बच्चे जो हैं वो सोच के भी परे जा सके, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर सके, है ना। हाँ मिलेंगे भाई प्रगति, चलो आ जाओ, कमेंट करके बताओ फटाफट से यार, पोल में बताओ क्या सही जवाब है। मंजूलिका का नाम सुना है मैं, मजूली पूछ रहा हूं, मुझे लगा मंजूलिका बोल रहे हो भाई, ऋतुरास। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, बातों में नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी स्किल हेल्पफुल नहीं होगी जब आप मेटा कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हायर लेवल थिंकिंग एक तरह की। तो इवेल्युएटिंग नहीं, ये तो ठीक है, मॉनिटर करना, आप अपने विचारों को मॉनिटर कर पा रहे हैं, प्लान कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं, ये सब मेटा कॉग्निशन की साइकिल में आता है। फ्री नोट्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक भी है, वहां से डाउनलोड करके अपना मस्त पढ़ सकते हो, अपने आप नंबर सुधरने शुरू हो जाएंगे। रोट मेमोराइजेशन, रटना मेटा कॉग्निशन नहीं है, ये तो सिंपल रट्टा लगाना है, रोट मेमोराइजेशन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्शन करेगा नॉलेज की, प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर इसी से बिलोंग करते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनयूनिलेटरल, मतलब एक तो ऑर्गेनाइज नहीं होता, रचनावाद जो है व्यवस्थित नहीं है, सॉरी, और एक तरफा है, यूनिलेटरल है मतलब एक ही तरीका है, मल्टीलेटरल मिलेगा आपको, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड चीजें मिल जाएंगी। इडियोसिंक्रेटिक एंड डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड होगा भाई, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट करके तो बच्चा ज्ञान का क्या करेगा, निर्माण करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। इंटरएक्टिव एंड एक्टिव, बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, यही बात शुरुआत में कही थी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही है रचनावाद जिसपे एनसीएफ बेस्ड है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करती है, जिसको प्याजे, वाइगोस्की जैसे व्यक्तियों ने बहुत काम किया इसमें। बच्चा पैसिव यहां नहीं हो सकता, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अर्थपूर्ण अधिगम। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको जब बात रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म की हो रही है, या सृजनात्मकतावाद, ज्ञान का सृजन करता हुआ लिटिल साइंटिस्ट बच्चा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज लाइकली टू हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान बच्चों में कौन सा एक ऑप्शन है जो रोकेगा या समस्या समाधान में बाधक बनेगा, कौन सा एक ऑप्शन।
पहला है एक्टिवेटिंग द स्कीमा टू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम, यानी समस्या को समझने के लिए स्कीमा या संरचना को सक्रिय करना, कि समस्या आपको ठीक से समझ आए, आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन हो, स्कीमा जो भी मेंटल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज आपके ब्रेन में पड़ी हुई है, पूर्व ज्ञान, वो एक्टिवेट हो जाए कि आपको समझ में आए प्रॉब्लम। ये तो जरूरी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल है, ये तो ट्रू है। हमको तो रुकावट चाहिए ना। फोकसिंग अटेंशन ऑन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जितनी भी रेलेवेंट काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। भाई पेपर कब है, कैसे है, ऑफलाइन है तो आपको पता होना चाहिए, मुझे एक शीट मिलेगी, मुझे पहले से गोले भरने की प्रैक्टिस कर लेनी है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने जुटा ली, कि ऐसा नहीं है कि वहां सेक्शन वाइज नहीं होता, 150 के 150 गोले भी साथ में भर सकते हो बट भरने नहीं है। तो ये सब बातें आपके पास हैं। गेटिंग स्टक ऑन वन फिक्स्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, समस्या समाधान करता आपको तब हम अच्छा नहीं कहेंगे जब आप बस एक ही तरीके पर अटके रहते हैं किसी चीज को सॉल्व करने के। कोई बात नहीं दीपिका, अब तक 4 गलत हुए हैं, सही भी होंगे। ठीक, 4 तो ठीक ही हैं फिर, मतलब आप 25 के आसपास भी हैं इस सेट में, तो आप अच्छा कर रहे हैं। ये उतना भी लड्डू भी नहीं है सेट, देखने में लड्डू लगेगा, जिसने टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं उसके लिए इजी लग सकता है, बट ये एकदम बैलेंस सेट है। यही पेपर एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और लेंदी भी है, ऐसा नहीं है वन वर्ड क्वेश्चन नहीं है। आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, हाँ भाई कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एक बात गलत है कि सिर्फ एक ही तरीके पे आप अटक जाएं किसी समस्या के समाधान का, बस एक ही तरीका हो सकता है, वो गड़बड़ है। वो इसका मतलब हम कहेंगे समस्या समाधान का सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन आता है या एक ही तरीका आप जानते हैं, और समस्याएं फिर अलग अलग तरीके की आएंगी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्यू मिसकॉन्सेप्शंस। मिसकॉन्सेप्शन समझते हो, अभी कुछ दिन पहले टॉपिक किया था नाइव कॉन्सेप्शंस का, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का। तो संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस तरह से देखते हैं। भ्रांति मतलब बच्चे को एक भ्रांति है, एक नाइव कॉन्सेप्शन है, एक मिसकॉन्सेप्शन है, जो उसने अपने अनुभव के आधार पर बना लिया है कि पानी तो ऑरेंज कलर का होता है क्योंकि उसने ग्लूकॉन डी को देखा था, या फिर पानी तो हरे रंग का होता है क्योंकि तालाब में उसने देखा था, या जब ट्रेन में हम चलते हैं तो पेड़ भी साथ में चल रहे होते हैं, चन्ना मामा साथ साथ चलते हैं जहां मैं जाता हूं। इस तरह के नाइव कॉन्सेप्शंस जब वो छोटा होता है, ऐसी भ्रांतियां बन जाती हैं उसके दिमाग में जो साइंटिफिक नहीं है। इनको आप कैसे देखेंगे आज के समय में, समकालीन समय में, कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में। कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट है ये, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने अपने अनुभव से बनाया है, और जो भी बच्चा अपने अनुभव से सीखता है वो सब काम का है, उसको आपको यूज करना है। हायर ऑर्डर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स फाउंड टिपिकली इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स, यानी सिर्फ गिफ्टेड बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, ये बेकार की बात हो गई। नाइव आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग हैविंग देयर रूट्स इन वंस पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है, जो उसने अनुभव किया उस बेसिस पे उसने जो भी उसके अंदर से सहजात्मक रूप से नेचुरली आया वो उसने बोल दिया या अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया। अब ना तो ये ऐसा है कि गिफ्टेड बच्चों में होती है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ भ्रांति हो सकती है, बात सही है। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। ये ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं है और डिसलेक्सिया नहीं है ऐसे बच्चे को, तो ये सिंपल बात है, अपने अनुभव के आधार पर रॉन्ग कॉन्सेप्शन जिसको हम कह देते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, वैकल्पिक अवधारणा बच्चा बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, स्टूडेंट्स विद परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स। ये आज भी हम बैच में पढ़ रहे थे, गोल्स के टाइप होते हैं ना, और ये हम कई दिनों से कर भी रहे हैं भाई। एक लर्निंग ओरिएंटेड गोल होते हैं जिनको मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स कहते हैं। दूसरे क्या हैं, दूसरे गोल्स हैं आपके जो फेलियर अवॉइडेंस हैं, जहां आप फेलियर से बचना चाहते हैं, किसी तरह से 33% नंबर आ जाए। तीसरा क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, फर्स्ट आ जाऊं बस, चाहे कुछ हो फर्स्ट आना है, रट के आऊं, पढ़ के आऊं, कैसे भी आऊं। मास्टरी ओरिएंटेशन में आप एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, सक्सेस झक मार के पीछे आती है, 3 इडियट्स। ठीक है जी, तो यहां पे बात हो रही है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, यानी परफॉर्मेंस को अवॉइड करना। इसका मतलब क्या है, फेलियर को अवॉइड करना, कहीं ना कहीं फेलियर अवॉइडेंस गोल है ये कहीं ना कहीं। बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विक किया और आप घबरा गए। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस लिखा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं लिखा है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लिखा होता तब फर्स्ट आने पे फोकस होता है ना। ये होप फॉर सक्सेस जो आप लोग लिख रहे हैं, या परफॉर्मेंस अवॉइडेंट लिखा है, ये भी तो देखो, पूरा पढ़ लिया करो ध्यान से। तो हल्का सा एक लैंग्वेज में परिवर्तन लाएगा, आप तो ढेर हो जाएंगे पेपर में। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, रोने मतलब जाना। बहुत बढ़िया शुभम कुमार चौहान, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन 35% लोग, 29-29% लोग। मतलब एंजॉयमेंट ऑफ एक्टिविटी होती है मास्टरी ओरिएंटेशन में, कभी भी परफॉर्मेंस में नहीं होगी। पहली बात तो ये तो हट गया। ठीक है जी, ये फियर ऑफ फेलिंग आपका यहां सही है क्योंकि आप परफॉर्मेंस को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब फेलियर अवॉइडेंस गोल है ये। परफॉर्मेंस का मतलब क्या था, फर्स्ट आना। यहां फर्स्ट आना से बच रहे हैं आप। बच किस तरह, फर्स्ट आने से नहीं बच रहे हैं, फेलियर से बच रहे हैं आप। तो फियर ऑफ फेलिंग होता है इनके अंदर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं,
है ना, असफल होने का डर। होप ऑफ सक्सेस, होप ऑफ सक्सेस की तो फोकस जो है वो फिर व्यक्ति के कहां होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में होगा, जहां वो फर्स्ट आना चाहता है, या मास्टरी ओरिएंटेशन में भी कुछ हद तक सीखने पे फोकस होगा, या होप ऑफ लर्निंग होगी अगर मास्टरी की बात करें। सेंस ऑफ प्राइड, ये सब फालतू बातें हो गई। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस से बचना चाह रहे हो, तो ये परफॉर्मेंस अवॉइडेंस का मतलब जहां भी आ जाए समझ जाओ फेलियर से बचना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आज के लिए आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस सक्सेस on success or failure on a task is likely to cause increase in students motivation and attempts to engage in similar tasks in the future। यानी किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। और बड़ा बना देते इसको, है ग्रंथ लिख देते क्वेश्चन के नाम पे। देखना कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, बताओ यार। अब किसी को प्रैक्टिस जिसने ढंग से नहीं की है वो क्या करेगा, ढेर ही होगा ऐसे सवालों में, रट्टा तो काम आएगा नहीं भाई। रटने से तो 6 लाइन तो कोई रट के नहीं जा सकता ना, और वही आएगी लैंग्वेज हर बार, ऐसा भी जरूरी नहीं है। टॉपिक सेम रहते हैं, लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदलती रहती है ना। वो आपको डील करने की तैयारी कहां से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। यही तो सीख रहे हैं हम, अप्रोच कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया काजल, सिद्धार्थ, बीनू, विनोद। चलिए देखते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं, समझते हैं। पूछा क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस, यानी कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताओं का सेट है जो बच्चे को मोटिवेटेड होकर के किसी काम में संलग्न होने के लिए मोटिवेट करेगा, या वो मोटिवेटेडली किसी काम में एंगेज रहेगा, एक्टिविटी करेगा। कौन से 2 पॉजिटिव सेट हैं। हाँ देखो, ये होती है अभिलाषा कितनी मोटिवेटेड है, कह रही है कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर दें हमारा एकदम ठीक ही रहेगा। बहुत बढ़िया। तो देखें कितने लोगों ने सही दिया जवाब, 56% लोगों ने। कोई कह रहा है बकरीद की छुट्टी नहीं मिली, क्यों? अनम यार पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा फ्री थी और पता नहीं क्यों नहीं हुई आज, वहां ऐप में भी नहीं थी। कोई बात नहीं, पढ़ लो यार, पेपर आ रहा है, कर लो छुट्टी, कल पढ़ लेना। अब तो लाइव हो ही गया। देखो मैं भी इसी चक्कर में थी, मैंने छुट्टी मना ली थी, मैंने रात को घोषणा कर दी थी अपने दिमाग में कि कल छुट्टी है, मजे करेंगे, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मुझे 7 बजे पता चला कि क्लास है मेरी, तो फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे, तो खैर मेरा शायद वैसे भी प्लान था आज कि अगर ऐप में छुट्टी होती तब भी एक क्लास ले ही लेती। देखो खैर कोई बात नहीं, ज्यादा मत रो। अब किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा को बेहतर बनाएगा। तो किस तरह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जब आपका फोकस होगा, नहीं इंटरनल फैक्टर्स पे कि भाई मेरी मेहनत, अगर मैंने मेहनत की तो चीजें सही होंगी। लेकिन स्टेबल, स्थिर होती है चीजें, स्थिर नहीं होती। मेरी मेहनत और कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे फोकस है, उन चीजों पे नहीं जो स्टेबल है, जो कभी चेंज नहीं होती। मेरी मेहनत यानी इंटरनल फैक्टर्स, मेरे एफर्ट्स पे मैं फोकस्ड रहूं। और दूसरा कंट्रोलेबल, मेरे हाथ में क्या चीजें हैं, मैं किनको कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी मेहनत को, स्ट्रेटजी को, और क्या है डिफरेंट प्रैक्टिस को अपनी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अनकंट्रोलेबल क्या है, नॉन कंट्रोलेबल्स क्या है, पेपर मुश्किल आ जाएगा जी, है ना, टीचर तो मुझे नंबर ही नहीं देती। आपसे दुश्मनी थोड़ी है सरकार, वो सभी के लिए आएगा, मुश्किल आएगा तो फिर, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आना है, और क्या मुश्किल आएगा। तो आंतरिक व नियंत्रणीय फैक्टर्स का जब आप सेट दिमाग में रखते हैं तो आप मोटिवेटेड होते हैं किसी काम में मेहनत करने के लिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को तो कहीं समस्या थी। आउट ऑफ 30 अगर आप आज 25 तक पहुंच पाए हैं तो मैं ये मानती हूं कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है अभी से, और अभी तो इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। अभी से भी जो लोग तैयारी शुरू कर रहे होंगे वो भी आसानी से पेपर को बढ़िया से निकाल सकते हैं, बशर्ते सही तरीके से पढ़ लें। इसमें हिंदी वाले में कुछ पंगा था ना, निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग अधिकार के प्रतिकूल है, यही तो पूछा था, यहां भी यही तो था, अगेंस्ट द राइट ऑफ, ओके, तो तब भी यही तो होगा आंसर। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोई हित में थोड़ी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये थोड़ी कहता है कंपलसरी कर दो लैंग्वेज को, यही तो गलत है इस बारे में, सही तो है, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है भाई, फैसिलिटी मिल जाएगी स्क्राइब की, एकोमोडेट कर सकते हो, बट कंपलसरी थोड़ी करनी है सेकंड थर्ड लैंग्वेज, सही तो लिखा है। तो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिए। और किसी को अभी भी कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो अपनी तैयारी में तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सभी टीचर्स सीटेट के बैच में आप एनरोल हो सकते हो। अभी भी अलग अलग सब्जेक्ट आपको अगर डिटेल में हर दिन पढ़ने ही हैं तो, ठीक है बात या नहीं है, क्या कहते हो। कोई और समस्या हो, लाइक शेयर करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिए, और कोई और समस्या हो तो वो भी पूछ सकते हो आप। बाकी पीडीएफ आपको इस संडे इवनिंग होपफुली मिल ही जाएगा एक साथ। निशा को बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, और 1-2 लोग बैठ करके हम टीम के साथ काम करके आपको पीडीएफ दे देंगे। बहुत सारी पीडीएफ इस बार पेंडिंग हो गई हैं, एक साथ इतनी पीडीएफ पेंडिंग पहले
मुझे लगता नहीं हुई है। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। चलो अपने घर जाओ, मजे करो, ईद मनाओ या जो भी करना है, जिसको अब छुट्टी है आपकी छुट्टी चाहिए थी कई लोगों को, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, और अपने साथ बने रहो भाई। बी योर ओन कांस्टेंट। आउट ऑफ 30 कितने आए हैं? 26। ऐप पर डाउट सॉल्व नहीं होता यार, सबका डाउट तो कहीं नहीं सॉल्व हो सकता सृष्टि। एक क्लास में यदि ऑफलाइन क्लास में भी 500 लोग बैठे हुए हैं तब भी सबका डाउट नहीं सॉल्व होता, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आज नहीं हुआ कल आ जाएगा आपका डाउट, ठीक है ना। ये मैं बहुत देख रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। अच्छा ऐश्वर्या आप ही थे क्या ऐप में भी? आप यही कर रहे थे, एसडीएम वाइफ एंड ग्रुप डी हस्बैंड की न्यूज देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे एक तो ये नहीं पता ये कौन सी न्यूज चल रही है? मेरी दुनिया अलग ही चलती रहती है। देख लेंगे, कोई बात नहीं। और ज्यादा आप दूसरों के जीवन से ज्यादा दुखी मत होइए, अपने जीवन में फोकस करिए, बाकी देख लेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, टाटा।